एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। दो पार्टनर हैं ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 के कुछ बैलेंसेस आपको यहाँ पर जो वहां पर बैलेंसेस थे वो दिए गए। सी नया पार्टनर उनको ज्वाइन कर रहा है 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जो कि उसको मिल रहा है ए और बी से इक्वली। ए और बी से इक्वली उसको अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है। सी अपना शेयर ऑफ कैपिटल जो उसका बनता है वो और गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। रिवैल्यूएशन की गई है एसेट्स और लायबिलिटीज, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि नए पार्टनर के आने पर जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई है, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग सभी पार्टनर्स की कैपिटल मेंटेन की जाएगी। तो जिसकी एक्सेस कैपिटल है वो विड्रॉ करेगा, जिसकी नहीं है, कमी है, वो कैश लेकर आएगा। आपको बनाने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की जो बैलेंस शीट बनेगी वो बनाना। किस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे, एंड तक बने रहना ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। तो ऑनलाइन सेशन अगर आप चाहते हो, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है, अकाउंट्स के बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम और क्लास। ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फॉरवर्ड करो, शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। दो पार्टनर ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। नया पार्टनर आ रहा है तो आपको क्या करना है, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये चीज तो आप हमेशा याद रखो कि नया पार्टनर आ रहा है तो गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होगी और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल दोगे। तो ये तो आप हर क्वेश्चन में निकालोगे ही। तो स्टार्टिंग ही इसी तरह से करो। आपका सी का शेयर 1/6 है, जो कि उसको ए और बी से इक्वली मिलता है। तो यहाँ पर सी का शेयर जो 1/6 है उसका हाफ ए से मिल रहा है उसको, मतलब 1/6 का हाफ। यही करोगे ना, दोनों ने इक्वली डिवाइड किया। 1/6 का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है सी का, वो उसको इक्वली ए और बी से मिल रहा है। इसका मतलब है आधा जो सी का शेयर है उसका आधा ए से मिल रहा है उसको और आधा बी से मिल रहा है। तो आधे के लिए आप क्या लिखते हो, 1/2। तो मल्टीप्लाई करो, 1/6 का आधा निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो आधा आ जाएगा 1/12। ये आपकी नई फ्रैक्शन आ गई जिसके अकॉर्डिंग उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ए से। या ये कह लो कि ए ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो सरेंडर किया है या सेक्रीफाइस किया है वो फ्रैक्शन है 1/12। इसी तरह से सी ने बी से भी लिया है, कितना, 1/6 का आधा। तो वो कितना बनेगा, 1/12। ये फ्रैक्शन है जो बी ने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सरेंडर की है, सेक्रीफाइस की है। अब इन दोनों पार्टनर्स ने जितना जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से सरेंडर किया है वो आपने निकाल लिया। तो इसका मतलब क्या है, ये सेक्रीफाइस किया इन्होंने। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगी, ये फ्रैक्शन है, इसको आप रेशियो में कन्वर्ट कर दो। तो दोनों ने इक्वली किया है तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1:1। वैसे भी देखो दोनों की सेम फ्रैक्शन है तो भी आप 1:1 लिखोगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। अब आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, गुडविल। गुडविल कितनी है सी की, 18,000 रुपए। गुडविल से रिलेटेड आपने सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है, जिसकी आपको एडजस्टमेंट करनी है वो भी हम करेंगे। साथ ही साथ आप नेक्स्ट पार्ट जो इससे रिलेटेड है उसको भी सॉल्व कर लो। यहाँ पर कहा गया है कि जो नई रेशियो आएगी नई पार्टनर के आने पर, जो सबकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई है उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स को अपनी कैपिटल मेंटेन करनी है। तो कैपिटल अगर मेंटेन उसके अकॉर्डिंग करनी है तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होगी। क्वेश्चन में कहा नहीं है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने को, लेकिन हमको अपनी कैपिटल की प्रोपोर्शन निकालने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होगी, कैलकुलेट करनी होगी। तो कैसे करोगे, देखो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले कितना था, 2/3। कितना उसने सरेंडर कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, वो आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद नई फ्रैक्शन आ जाएगी 7/12, जो कि उसकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड है। इसके अकॉर्डिंग उसको आगे चल करके प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से बी, बी के पहले प्रॉफिट कितना था, 1/3। उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, 1/12। तो पहले में से जो सरेंडर उसने किया उसको माइनस कर दो तो बची हुई फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, वो फ्रैक्शन है जिसके अकॉर्डिंग आगे चल करके उसको प्रॉफिट मिलेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए ये फ्रैक्शन। अब तीनों पार्टनर्स की शेयरिंग के लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की आपके पास फ्रैक्शन है।
आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप एलसीएम की हेल्प लोगे, एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व करो, आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई 7:3:2, जिसके अकॉर्डिंग सभी पार्टनर्स को अपनी कैपिटल मेंटेन करनी। तो आप देखो इस रेशियो के अकॉर्डिंग सबकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर देखो आपको बेस किसका लेना है, बेस लेना है सी की कैपिटल का। सी की कैपिटल अगर 1/6 शेयर के लिए, या आप कह लो 2/12, क्या बनेगा इसका 2/12। 2/12 को आप रिड्यूस करते हो तो क्या बनेगा 1/6। तो 1/6 शेयर के लिए उसको कितनी कैपिटल लानी पड़ रही है, 20,000 रुपए। अगर सी की कैपिटल का बेस लेते हो तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब है टोटल कैपिटल जो फर्म की थी उसके आपने 6 हिस्से कर दिए। अगर आपको कैलकुलेट करना है, क्यों कहते हैं कि आपको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, उसको समझो। क्योंकि यहाँ पर आप इस चीज को समझो, जो टोटल कैपिटल है उसके 6 हिस्से करे हुए हैं, 6 में से एक हिस्सा बी को दिया है जिसकी वैल्यू 20,000 है। तो 20,000 को अगर आप जितनी फ्रैक्शन है, ये कितनी फ्रैक्शन की वैल्यू है, उससे डिवाइड करोगे, यहाँ तो एक ही है तो एक से ही डिवाइड करोगे तो 20,000 ही आएगा। और जितने टोटल पार्ट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपके पास आ जाएगी 1,20,000। आई होप क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, क्यों हम रेसिप्रोकल कहते हैं कि इस फ्रैक्शन का आप रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों कर दो ये कोई नहीं समझाता। तो समझो ये 20,000 कितने फ्रैक्शन की वैल्यू है, एक फ्रैक्शन की वैल्यू है। तो एक से आप डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिल गई, एक की ही चाहिए थी, एक की आपके पास आ गई। कितने टोटल पार्ट्स हैं, 6 हैं। डिनोमिनेटर कितना बताता है, 6 है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई है 1,20,000। अब इसके अकॉर्डिंग ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ए की कैपिटल उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग 7/12, जो उसका प्रॉफिट शेयरिंग फ्रैक्शन आ जाती है, उसको मल्टीप्लाई करो टोटल कैपिटल से तो उसकी कैपिटल होनी चाहिए 70,000 रुपए। बी की कितनी होनी चाहिए, 30,000 रुपए। अब आपने ये कैलकुलेट कर दिया कि किसकी कितनी कैपिटल होनी चाहिए। अब आपको देखना है कि एक्चुअल में कैपिटल है कितनी इन दोनों पार्टनर्स की। सी के तो हमें पता है वो नया पार्टनर आ रहा है, उसको इतनी ही कैपिटल लानी, इसी के बेस से हमने कैलकुलेशन किया। आपको चेक करना है इन दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है कितनी फर्म में, इन दोनों ने कितना पैसा लगाया हुआ है। और वो कैपिटल आप कैसे निकालोगे, यहाँ दी गई है 48,000 और 30,000, क्या यही ले लें, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको लेनी है कैपिटल्स आफ्टर एडजस्टमेंट्स। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स, गुडविल की एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स, और भी बहुत कुछ है। एंड तक बने रहना, ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में ताकि आपको पता चल सके। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम नॉर्मल क्वेश्चन में करते हैं वो सारी एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। गुडविल से रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको जो करनी है वो क्या एंट्रीज बनेगी, नए पार्टनर की गुडविल है 18,000 रुपए, कैश में कैपिटल और क्या लेकर आ रहे हैं, गुडविल लेकर आ रहे हैं, टोटल है 38,000 रुपए। बैंक का बैलेंस दिया है तो हम बैंक को ही यूज करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 38,000 रुपए। कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल अकाउंट में जाएगा 20,000 रुपए, गुडविल वो लेकर आ रहा है तो आप प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट में 18,000 रुपए क्रेडिट करो। आई होप आपको अब अच्छे से समझ में आ गई। ये तो अब एंड चल रहा है इस चैप्टर का, एंड वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, तो अब आपको ये एंट्रीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम क्यों प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, ताकि एक तो ये कैपिटल के साथ मिक्स ना हो। ये कैपिटल ये गुडविल वो लेकर आ रहा है तब हम ये अकाउंट खोलते हैं, अगर नहीं लेकर आता नया पार्टनर गुडविल तो हम क्या करते हैं, उसका करंट अकाउंट खोलते हैं, उसके करंट अकाउंट में उस पैसे को डेबिट शो करते हैं। नहीं समझ में आया, नहीं प्रैक्टिस की है तो फिर से प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जहां पर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके सारी चीजें आपको समझाई है। अब ये जो गुडविल है 18,000 रुपए, ये किसके लिए लाया है नया पार्टनर, ए और बी, जिन्होंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको सरेंडर किया है, इसको ट्रांसफर किया है, इसको बेचा है। तो बेचा है तो पेमेंट मिलेगी इसको कितने रेशो में, यहाँ पर 18,000 आएगा। 18,000 की जो गुडविल है वो 1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, मतलब कि 9,000 रुपये। 18,000 है, 60,000 नहीं है, करेक्शन कर लेना। तो प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट आपकी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, बुक्स में कहीं नहीं शो होगा। इस अकाउंट को आपको यहीं क्लोज करना है, डेबिट कर दो, खत्म हो गया बैलेंस। इसका बैलेंस ट्रांसफर कर दो उन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में, क्रेडिट कर दो जिन्होंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेचा है। क्लियर है, ये एंट्री भी हो गई। अब ये जो गुडविल की एंट्री आपने की है,
क्वेश्चन में कहा भी आपको पार्टनर्स का अकाउंट बनाने को, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ, जो क्वेश्चन में कहा है बनाने को उन फॉर्मेट्स को पहले से तैयार रखो और साथ ही साथ जो भी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है उनको आप वहां पर पोस्ट करते जाओ। तो यहाँ पर जो आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस है उसको आप डाल दो। उसके बाद ये जो एंट्रीज आपने की है इसकी पोस्टिंग यहाँ करो। जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए नहीं कहा है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सी की कैपिटल कितनी लाया वो 20,000। ये प्रीमियम आप यहाँ पर सी के अकाउंट में नहीं डालोगे, सी के अकाउंट में हमने प्रीमियम नहीं वो गुडविल नहीं डालना है। ये गुडविल किसके पास जाना है, सिर्फ उसी के अकाउंट में आप डालोगे, क्रेडिट करोगे 9,000 रुपए। ये ट्रांजेक्शन हो गई, समझ में आ गया अच्छे से आपको। जो बैंक में जो सी के लिए है कैपिटल वाली ही अमाउंट आप उसके अकाउंट में डालोगे। जो गुडविल वो लाया था वो किसके लिए लाया था, दोनों पार्टनर्स ए और बी के लिए, तो उनके अकाउंट में जितना जितना अमाउंट जाएगा वही आप क्रेडिट करोगे। ये अकाउंट तो आपका क्लोज हो गया, प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। तो इसको आपको नहीं शो करना कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट इससे रिलेटेड है भी नहीं, इससे रिलेटेड कुछ हो भी नहीं रहा है डेबिट और क्रेडिट। क्लियर है। इसके बाद आपके पास क्या है, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो वो सारी एडजस्टमेंट से यहाँ पर कहा है 5% प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। अब डेटर्स कितने हैं 20,000, इस पर कह रहे हैं कि 5% प्रोविजन बनाओ बेड डेट्स वाला, मतलब कि आपको खतरा है 1,000 रुपए डूबने का। तो आप क्या कर रहे हो, प्रोविजन बना रहे हो, एक तरह से आप अपनी एसेट को रिड्यूस कर रहे हो। एसेट का कम होना मतलब नुकसान, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पर 1,000 रुपए। इसके बाद और क्या कह रहा है वो, प्रोविजन 2% टू बी मेड ऑन डेटर्स फॉर डिस्काउंट। अब आप देखो ये आपने निकाल दिए बेड डेट्स, जो आपको लग रहा था कि ये डूब जाएंगे, लेकिन ये जो 19,000 रुपए ये तो आपको लगता है कि हाँ आपको पेमेंट मिलेगी। और अगर पेमेंट मिलती है तो आपने अगर डिस्काउंट का कोई सिस्टम किया हुआ है कि पेमेंट मिलने पर आप कस्टमर को उतना डिस्काउंट दोगे, तो उससे रिलेटेड खर्चे का भी आप प्रोविजन कर लेते हो। अगर ये पेमेंट आ जाती है तो आपको कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा उसका प्रोविजन आप बना रहे हो। तो 19,000 रुपए के ऊपर ही तो बनाओगे, यही एक्चुअल डेटर्स है जिनसे आपको पेमेंट मिलने की उम्मीद है। अगर ये सारी पेमेंट आ जाती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2% का डिस्काउंट कितना बनेगा, कितना देना पड़ेगा, वही आप प्रोविजन कर रहे हो 380 रुपए का। तो ये भी एक तरह से आपने एसेट को रिड्यूस कर दिया। 18,620 नेट अमाउंट आपको लगता है ये मिलेगी। तो ये दोनों जो प्रोविजन कर रहे हो अभी आपने पे नहीं किया या खर्चा आपको पता नहीं चला है, सिर्फ एक तरह से रिजर्व की तरह से अलग से ये पैसा निकाल के रख दिया। आप ये जानना चाहते हो नेट अमाउंट मुझे कितनी मिलनी है, नेट मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, सारी मैं अपनी मिस्टेक्स की कटिंग कर लूं, आधा मार्क इधर कटा आधा मार्क इधर कटा, तो नेट अमाउंट नेट मार्क्स मुझे कितने मिलेंगे, ऐसे ही आप सोचते हो ना जब पेपर करके आते हो। ऐसे ही बिजनेसमैन भी सोचता है मैंने जितना उधार में सामान बेचा है उसकी मेरे को कितनी पेमेंट मिल सकती है। तो वही हिसाब किताब में उसने दो प्रोविजन करे हैं। ये दोनों प्रोविजन करने से उसकी एसेट कम हो गई, एसेट कम होने से हमें नुकसान हुआ, नुकसान है तो रिवैल्यूएशन में आप डेबिट साइड में लिखो। क्लियर है। साथ के साथ बैलेंस शीट बनाने को कहा है तो बैलेंस शीट में लिखो डेटर्स 20,000 रुपए। नेट अमाउंट आप ऐसे नहीं लिख दोगे 18,620 डायरेक्टली यहाँ पर। जो ये प्रोविजन बनाए होते हैं ये आपको बैलेंस शीट पे शो करने होते हैं ताकि जब ये एक्चुअल में रियलाइज होए, खर्चा होए, तो आप इससे एडजस्ट कर सको। जैसे रिजर्व आप बनाते हो और एक्चुअल में जो क्लेम आता है उसको एडजस्ट करते हो, उसी तरह से यहाँ पर तो 1,000 रुपए डेट्स का है, डिस्काउंट का आपने 380 माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आएगी डेटर्स की 18,620 ये आप लिखा। इसके बाद ऐसा ही वो कह रहा है प्रोविजन बनाने को किसके लिए, क्रेडिटर्स के लिए। क्रेडिटर्स कितने हैं 15,000 रुपए। अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको भी पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये डिस्काउंट जो मिलेगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए फायदा हो जाएगा, आपको कम पेमेंट करनी पड़ेगी। कम पेमेंट करना, कम लाइबिलिटी होना फायदा है। तो फायदा है कितना, 15,000 रुपए के क्रेडिटर से तो 2% का आपको प्रोविजन करना है। तो 15,000 रुपए आपको नेट पेमेंट करनी पड़ेगी और आप करते हो तो 300 रुपए का आपको फायदा हो सकता है। तो ये फायदा आप इवैल्यूएशन अकाउंट में प्रोविजन को ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स लिखो 300 रुपए। आई होप क्लियर हो गया। अब साथ के साथ यहाँ पर बैलेंस शीट में लिखो क्रेडिटर्स, और ऐसे ही ये प्रोविजन भी अभी आपने पेमेंट नहीं की है,
आपको रियलाइज नहीं हुआ ये डिस्काउंट, आपको पता नहीं है कितना डिस्काउंट मिलेगा। जब तक आपको वो डिस्काउंट नहीं मिलता आप उसको एज ए प्रोविजन ही शो करोगे और नेट अमाउंट करके 14,700 रुपए बैलेंस शीट में ऐसे शो करोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, 1,000 रुपए आपके प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब है कि अभी आपने इंश्योरेंस की सर्विसेज नहीं ली है, उसको एडवांस पेमेंट कर दी है एक तरह से, आगे तक की पेमेंट इंश्योरेंस की हुई है, तो ये आपके लिए एसेट होती है। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, वो आपके लिए फायदा है। फायदा है तो रिवैल्यूएशन में आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर, और आप बैलेंस शीट में भी साथ के साथ लिखोगे। साथ के साथ एक बार इसी जैसा एक और खर्चा है, या जो भी समझ लो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये एक आपका खर्चा है, अनरिकॉर्डेड खर्चा है, तो वो आपके लिए खर्चा है, लाइबिलिटी है, जिससे आप रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पर लिखोगे। इसी तरह से एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम मतलब जो इनकम आपको मिलनी चाहिए थी, पीरियड हो चुका है कि आपको ये इतनी इनकम मिलनी है, लेकिन वो आपको रियलाइज नहीं है, अभी आपको मिली नहीं है, एक्रू हो चुकी है, मतलब आपको, आपने वो काम कर दिया है कि आपको ये पैसे मिले, आपने सर्विसेज दे दी हैं और वो पैसे आपको आने हैं, तो ये आपकी क्या है, एसेट है, जो कि आपने नहीं रिकॉर्ड की, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन में आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अब ये तीनों के तीनों एक साथ आप बैलेंस शीट में लिखो, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 लाइबिलिटी साइड पर, और एक्रूड इनकम एसेट है 1,480 रुपए। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट आपके 6,000 रुपए हैं, जो कि आप बुक्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई, एक ऐसी एसेट मिल गई जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की। तो यहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो रिवैल्यूएशन में आप क्या करोगे, फायदा हो गया आपको 6,000 रुपए का, एक ऐसी एसेट मिल गई जो आपने रिकॉर्ड नहीं की, तो अनरिकॉर्डेड एसेट आपके लिए फायदा है, एसेट बढ़ गई आपकी, तो यहाँ पर एसेट्स में भी लिखो 6,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट नहीं आपको मिल गई है। अब बारी आती है, सारी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपने कर लिया है। अब देखो डेबिट का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो आप दोनों पार्टनर्स, कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है, ओल्ड रेशियो में उनके पास ही जाएगा, और प्रॉफिट है तो उनके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 1,600 और 800 रुपए ओल्ड रेशियो में, एंड में टोटल कर दोगे। इवेल्यूशन अकाउंट भी बनाने के लिए नहीं कहा है, आपकी समझ के लिए मैंने बनाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये जो बैलेंसेस है कैपिटल के, यहाँ से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ये बनाने के लिए कहा है, तो ये जरूर से बनाना है आपको बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,600 रुपए और 800 रुपए। क्लियर है। इसके बाद अब क्या रह गया, अब तो सारा कुछ हो गया, क्या हमको यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेने चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके और बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए, नहीं, अभी कुछ रह गया है। देखो यहाँ पर लिखा है फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट। ये जब भी आपको इस फॉर्मेट में इस तरह से इंफॉर्मेशन हो बैलेंस शीट की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बारी मोटा मोटा टोटल करके देख लो, एसेट और लाइबिलिटी साइड, ताकि आपको पता चल जाए क्या दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो डिफरेंस है तो वो डिफरेंस है क्या, वो आपको फाइंड करना जरूरी है। अगर आपने यहीं पर ही फाइंड नहीं किया और आगे तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और बैलेंस शीट तक पहुंच गए और आप सोचते रहे डिफरेंस आ रहा है, किस चीज का आ रहा है, और आप उसे ढूंढ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपने और कहीं तो गलती की ही नहीं है। गलती है तो कहाँ, यहाँ जो इंफॉर्मेशन दी है यहीं पर ही कुछ मिसिंग है, और वो आपने चेक नहीं की। तो सबसे पहले जब भी इस तरह से इंफॉर्मेशन दी हो बैलेंस शीट से रिलेटेड, उसको चेक करना। तो हम क्या करेंगे, एक तरह से रफली एक बैलेंस शीट बना लेंगे 31 मार्च 2022 की। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है आपके पास, दोनों की कैपिटल है 48,000 30,000, क्रेडिटर्स है आपके पास कितने 15,000, बैंक बैलेंस 5,000, और डेटर्स 20,000, मशीनरी 36,000 और स्टॉक 44,000। अब यहाँ पर टोटल करके देखो 1,05,000 आ रहा है, यहाँ का टोटल करके देखो ये कुछ और आ रहा है, कितना आ रहा है 93,000 आ रहा है, 93,000 आ रहा है, तो वो जो बैलेंस आ रहा है 12,000 रुपए का डिफरेंस, वो होगा क्या, वो डिफरेंस होगा क्या। अगर हम पिछले क्वेश्चंस को याद करें, फाइनल अकाउंट्स जो हम क्लास 11 में बनाते थे, वहां पर तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करते थे तो हमारी कैपिटल मिलती थी, कैपिटल तो दी हुई है, तो होगा क्या यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, हो क्या सकती है, आप यही सोच रहे होगे। या आपको वो क्वेश्चन याद आ रहे होंगे जो हमने कुछ पहले 2-3 क्वेश्चंस किए थे, जहां पर
हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाई। क्यों बनाई थी? वहां पर लिखा होता था कि एसेट्स अदर देन कैश या कैश जैसी कुछ और एसेट्स, कुछ इस तरह से स्टेटमेंट लिखी थी। तो वहां पर कैश के बैलेंस के अलावा बाकी सभी एसेट्स की वैल्यू दी थी। तो इसका मतलब कैश भी एक एसेट है वहां पर, और उसकी वैल्यू नहीं दी थी, तब भी हमने एक बैलेंस शीट बनाई थी। लेकिन यहाँ तो बैंक बैलेंस भी दिया है, यहाँ का टोटल तो सही है, टोटल यहाँ का कम आ रहा है, तो यहाँ का क्या आ सकता है? क्रेडिटर्स भी हम इस तरह से तो ले नहीं सकते भी। क्लोजिंग फिगर अगर आपकी मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, तो आप उसको क्रेडिटर्स ले लो या कुछ भी नहीं ले सकते। वो क्या सकता है? वो डिफरेंस आपका हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 12,000 रुपए। आप कहोगे मैम ये जो कैपिटल है इसी में तो हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का बैलेंस, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके, लेकिन नहीं किया, तभी तो ये अलग से शो हो रहा है। अदरवाइज आप क्या शो करोगे? क्या हो सकता है? और तो कुछ नहीं हो सकता ना। इसका मतलब यही है, जो ये 12,000 रुपए है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 12,000 रुपए, ये इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो इसका मतलब इनके अकाउंट में आपको ऐड करना है ना, जो कि ऐड नहीं किया गया। तो अब यहाँ पर ओल्ड रेशियो में 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कितना बनेगा किसका? ए का 8,000 और बी का 4,000। इनके बैलेंसेस ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, क्रेडिट हो गए दोनों के अकाउंट। अब आ गए हैं बैलेंसेस आपके, क्लोजिंग बैलेंसेस सभी पार्टनर्स के। क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने के बाद ये सारे बैलेंसेस क्या है? इन दोनों पार्टनर्स ए और बी, सी का तो हमें पता ही है, ए और बी के मेनली क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। यहाँ पर इसी तरह से इसका फॉर्मेट बनाओगे, जब भी पार्टनर्स की कैपिटल की एडजस्टमेंट करनी है, नए पार्टनर के आने पर निकालनी है, तब आप इसी तरह से फॉर्मेट करोगे। आफ्टर एडजस्टमेंट का बैलेंस क्लोज करने के बाद फिर जो बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट वाला है वो ब्रॉट डाउन करोगे, और जो प्लस माइनस करना है अब यहाँ से करना। अब यहाँ पर आपके पास आफ्टर एडजस्टमेंट वाले बैलेंसेस आ गए। अब आ जाओ उसी पेज पर जहां पर हमने कैपिटल्स निकाली थी, किसकी कितनी कैपिटल होनी चाहिए। अब इसको कंपेयर करो, यहाँ पर ए की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 70,000 है। कितनी? आफ्टर एडजस्टमेंट ए की कैपिटल है 66,600 रुपए, जो कि कम है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? 70,000 पूरे बनाने के लिए 3400 रुपए का कैश लाना पड़ेगा फर्म में, वो कैश लेकर आएगा। इसी तरह से बी का देखो, बी की कैपिटल कितनी है आफ्टर एडजस्टमेंट? 43,800 रुपए। होनी कितनी चाहिए? 30,000 रुपए। तो इसकी कैपिटल तो ज्यादा है, कितने से? 13,800 रुपए से इसकी कैपिटल ज्यादा है, इसको कैश विड्रॉ करना पड़ेगा फर्म से। तो अब यहाँ पर दोबारा से आ जाओ पार्टनर्स के अकाउंट में, ए को कैश लाना है, बैंक अकाउंट 3400 रुपए आ जाएगा, और बैंक से पैसे निकलेंगे बी के लिए 13,800 रुपए। एंड में टोटल क्लोजिंग बैलेंसेस जो एक्चुअल में आपने कैलकुलेट किए थे उसी हिसाब से बन गए हैं सबके, 70,000, 30,000 और 20,000 क्लोजिंग बैलेंसेस एंड में लिखो। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना। अब रह गई ये बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट पर आ जाओ। अब बैलेंस शीट में देखो आपका रह क्या क्या गया। यहाँ पर आपका बैंक बैलेंस रह गया, तो बैंक बैलेंस को आपको कैलकुलेट करना होगा। कैसे करोगे? देखो 5,000 है ओपनिंग बैलेंस, इसके बाद दोनों पार्टनर की कैपिटल और गुडविल दोनों आई है कैश में, वो आप ऐड करोगे। जो ए की डेफिसिट थी वो 3400 रुपए, वो लेकर आ रहा है, प्लस करो माइनस करो बी का जो एक्सेस कैपिटल थी वो उसने विड्रॉ की, तो 13,800। तो बैंक का बैलेंस कितना होना चाहिए? 32,600। वही आप यहाँ पर लिखो, बैंक का अकाउंट का बैलेंस 32,600। क्लियर है? ये आपको वर्किंग नोट में बनाना है। इसके बाद और क्या रह गया? मशीनरी, मशीनरी आप 36,000। इसके बाद स्टॉक, स्टॉक कितना है? 44,000 रुपए, ये भी हो गया। अब यहाँ पर और क्या? डेबिट एसेट साइड तो आपकी सारी हो गई। अब लाइबिलिटी साइड पर देखो, लाइबिलिटी साइड पर आपकी कैपिटल्स थी, कैपिटल्स आपने लिख ली है, बाकी सब तो लिखा हुआ है, कैपिटल रहती थी कैपिटल लिख ली। अब चेक करो टोटल दोनों साइड का, अगर मैच कर रहा है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है, हमने कुछ भी मिस नहीं किया है, कोई मिस्टेक नहीं किया है। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल 1,39,000 है। एसेट साइड का टोटल क्या सेम यही आएगा या कुछ और आएगा? यही आ रहा है। ओ, 1,39,700 नहीं, यहाँ पर भी 700 आएगा, ये मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। ये भी 700 है, यहाँ देखो टोटल में 700 है, यहाँ पे भी 700 आएगा।
हमने फिंगर क्रॉस नहीं की ना, इसलिए टाइपो एरर हो गई। तो 1,39,700 है, इसको प्लीज करेक्शन कर लेना। मेरे से टाइपिंग एरर हो जाती है, आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपकी क्या हो गई, 1,39,700 और ये भी 1,39,700। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई मिस्टेक थोड़ी सी की है, टाइपिंग एरर की है, बट आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या मिस्टेक है। सिली मिस्टेक है, आप नहीं करोगे, ऐसी मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, अच्छे से समझ के करना, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, और प्रैक्टिस जितनी करोगे स्पीड आपकी बढ़ेगी, एक्यूरेसी, गलतियां जो होती हैं वो गलतियां होनी बंद हो जाएंगी, कोई चीज भूलनी वो भी बंद हो जाएगी। सारी एडजस्टमेंट्स आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, कुछ भी नहीं भूलोगे, और जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो आपको क्वेश्चन याद आता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।